एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। टोटल यहाँ पर 83 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को रिवाइज करेंगे जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। इसके पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चंस करवाए थे और वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। 2 घंटे 18 मिनट की वो वीडियो थी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसी वजह से इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम 42 क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 2 में हम 41 क्वेश्चंस करेंगे, तो टोटल यहाँ पर 83 क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है यहाँ पे 3 लिस्ट दी गई है। एक यहाँ पे है यूनियन लिस्ट, दूसरा यहाँ पे है स्टेट लिस्ट और तीसरा यहाँ पे है कंकरेंट लिस्ट। अब ये जो यूनियन वाला लिस्ट है इसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं इस पे लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट के पास यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस पे लॉ बनाने का जो राइट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। इसके बाद यहाँ पे जो कंकरेंट लिस्ट होती है इसमें जो भी सब्जेक्ट होते हैं इस पे स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है ये दोनों उस पे लॉ बना सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो कि तीनों लिस्ट में कवर ना किया गया हो तो उस पे कौन लॉ बनाएगा। तो उस पे लॉ बनाने का राइट भी पार्लियामेंट के पास है, उसको हम रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट कहते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं इसको हम आगे के क्वेश्चंस में समझेंगे। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। पब्लिक ऑर्डर को जो मेंटेन किया जाता है ये स्टेट लिस्ट में आएगा। यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो कि नेशनल इम्पॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, वॉर एंड पीस, बैंकिंग यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज एंड पोर्ट, करेंसी एंड क्वाइनेज। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, एनिमल हस्बेंड्री है। इसके अलावा पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, स्टेट पुलिस सर्विसेज, लैंड एंड लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि स्टेट में होता है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। कंकरेंट लिस्ट में कॉमन सब्जेक्ट आते हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर दैन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्टरेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वाले हैं, ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 356 इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित करता है। फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर से भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फेडरल फीचर हम उसको कहते हैं जहाँ पे पावर की शेयरिंग हो रही हो, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है और इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको हम फेडरल फीचर कहते हैं। वहीं पर अगर सारी पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है तो उसको हम यूनिटरी फीचर कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे फीचर होते हैं जो कि आगे हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आपसे आर्टिकल 356 के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। इट अलाउज सेंटर
टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें सेंटर के पास ये राइट्स होते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके। अब यहाँ से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो भी हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 356 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 93 से इंस्पायर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया, उसके सेक्शन 93 में कहा गया था कि अगर किसी भी प्रोविंस में सिचुएशन अच्छी नहीं है तो गवर्नर वहाँ पे सारी चीज़ें संभालेगा हाई कोर्ट के पावर को छोड़ करके। इसी का मॉडिफाइड वर्जन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 में है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल समझते हैं जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाएगा, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। इसका जो इफ़ेक्ट होगा प्रोक्लेमेशन का वो आर्टिकल 353 में बताया गया है। वैसे यहाँ पे आप सारे आर्टिकल्स को देख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है आर्टिकल 356, प्रोविज़न इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी किसी भी राज्य में संवैधानिक निकाय अगर विफल हो जाता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अंडर में। आर्टिकल 358 में दिया हुआ है सस्पेंशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 को इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। इंडिया में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट रूल को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल है 356। इमरजेंसी इम्पोज कैसे की जाएगी, तो पहला तरीका होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी किसी स्टेट में अगर संवैधानिक निकाय फेल हो गया है तो गवर्नर के रिकमेंडेशन पे इसको इम्पोज किया जाता है। दूसरा यहाँ पे रीज़न होता है इफ़ ए स्टेट लेजिस्लेचर इज़ अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यानी कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर पाते तब भी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी का ड्यूरेशन क्या होता है। पहले यहाँ पे ये प्रोविज़न था कि इमरजेंसी को मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए इम्पोज किया जा सकता है किसी भी स्टेट में, लेकिन हर 6 मंथ में इसको फिर से डिसाइड करना होगा, यानी कि पार्लियामेंट हर 6 मंथ पे मिलेगी और वहाँ से अगर डिसाइड होगा कि इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तभी उसको बढ़ाया जाएगा। तो 6 मंथ करके मैक्सिमम 3 इयर्स तक इसको इम्पोज किया जा सकता था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में। इसमें कहा जाता है कि किसी भी स्टेट में जो इमरजेंसी है वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इम्पोज किया जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम के लिए इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया था। इसको भी बढ़ाया जा सकता है केवल 2 ग्राउंड पे। पहला ये कि अगर पहले से ही नेशनल इमरजेंसी चल रही हो या फिर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि प्रेसिडेंट रूल लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाया गया तो असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, तो ये 1 ईयर का टाइम पीरियड भी 2 कंडीशन में एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ से आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट
इंडियन गवर्नमेंट के किस ब्रांच का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है लेजिस्लेटिव ओनली, एग्जीक्यूटिव ओनली, जुडिशियल ओनली या फिर बोथ। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका काम एग्जीक्यूटिव भी होता है और लेजिस्लेटिव भी। वाइस प्रेसिडेंट के अगर हम लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात करें तो ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वहाँ की प्रोसीडिंग्स को यही देखते हैं और राज्यसभा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इनके द्वारा मैनेज की जाती हैं। वहीं पर अगर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात करें तो ये प्रेसिडेंट की जगह पर भी काम करते हैं और इसके अलावा भी इनके बहुत सारे रोल होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात आ ही गई है तो आप इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को रिवाइज कर लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहले यहाँ पे है आर्टिकल 63, इसमें बोला गया है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसके नेक्स्ट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 64 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी एक पोस्ट पे है और वहाँ पे होने की वजह से उसको कोई दूसरा पोस्ट भी मिल जाए तो इस वजह से ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते राज्यसभा के चेयरमैन हैं, तो इस वजह से इनको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेंगे कैजुअल वैकेंसीज के टाइम पर, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अगर बीमार हैं या फिर वो कहीं छुट्टी पे चले गए हैं या फिर कुछ और रीज़न की वजह से वो एब्सेंट हैं तो ये इनकी जगह पे काम करेंगे। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है और इसके नेक्स्ट आर्टिकल में इनके टर्म के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 68 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी अगर इनका पोस्ट खाली है तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराया जाए ताकि वैकेंसी को फिल किया जा सके। आर्टिकल 69 में ओथ एंड अफर्मेशन है इनका। आर्टिकल 70 में है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आता है कि आर्टिकल 65 और आर्टिकल 70 में डिफरेंस क्या है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि अगर प्रेसिडेंट बीमार हैं या फिर छुट्टी पे गए हुए हैं या फिर कोई छोटे मोटे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो एब्सेंट हैं तो वाइस प्रेसिडेंट इनकी जगह पे काम करेंगे। ये कवर होता है आर्टिकल 65 में। लेकिन इसके अलावा फ्यूचर में कोई ऐसे रीज़न आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं और इनको काम करना पड़ रहा है तो वो आर्टिकल 70 में आएगा। तो ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है ताकि कोई आगे ऐसा रीज़न निकल कर के आता है जो कि इसमें कवर नहीं है तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा और इसको डिसाइड करने का राइट पार्लियामेंट के पास होता है। आर्टिकल 71 में बताया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो यहाँ पे कवर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्केड्यूल है इसके साथ में कौन सा करेक्टली मैच कराया गया है। पहला ऑप्शन है 11th स्केड्यूल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि 11th स्केड्यूल में पंचायत के बारे में दिया गया है। यहाँ पे जो 12th स्केड्यूल है यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में नहीं दिया गया। 10th स्केड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ बताया गया है, वो भी यहाँ पर नहीं है। 9th स्केड्यूल में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं तो ये सभी गलत तरीके से मैच कराया गया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
अब यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि जो 12 स्केड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं और इसको आप कैसे याद रखेंगे। इसके लिए बहुत ही फेमस ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पे जो टी है इसका मतलब होता है टेरिटरी। पहले स्केड्यूल में इंडिया के सभी टेरिटरी के बारे में बताया गया है, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम दिए गए हैं। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि स्केड्यूल्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है जो कि आर्टिकल्स में कवर नहीं होते। मान लीजिए आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, तो वहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी लिख दिया गया है, लेकिन वो स्टेट के नाम क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज़ का नाम क्या है, ये सब आपको फर्स्ट स्केड्यूल में देखने को मिलेगा। अगर हम वहाँ पे ही सभी स्टेट के नाम भी लिखते और यूनियन टेरिटरी के भी नाम लिखते तो इस तरीके से वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इसको अलग कर दिया गया है। सेकंड यहाँ पर है ई का मतलब होता है इमोलुमेंट्स और सैलरी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं उनकी सैलरी के बारे में सेकंड स्केड्यूल में दिया गया है, जैसे कि किसी भी स्टेट के जो गवर्नर हैं, इसके अलावा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन हैं राज्यसभा और लोकसभा के, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनके सैलरी और इमोलुमेंट्स के बारे में सेकंड स्केड्यूल में दिया हुआ है। तो इन्हीं लोगों का यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर यहाँ पे किसी और का नाम लिख के स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए तो वो गलत होगा। थर्ड यहाँ पे है अफर्मेशन। इसमें शपथ के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ एंड अफर्मेशन है इसके लिए अलग से आर्टिकल है, वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर जितने भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं उन सभी का अफर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्थ यहाँ पे है राज्यसभा, यानी कि किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट होंगी वो यहाँ पर बताया गया है। फिफ्थ स्केड्यूल में स्केड्यूल एरिया की बात की गई है, यानी कि जो ट्राइबल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी। सिक्स्थ स्केड्यूल जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पे अदर स्केड्यूल एरिया के बारे में मेंशन किया गया है जो यहाँ पर कवर नहीं होते। तो कौन कौन से यहाँ पे कवर होते हैं, इसके लिए भी बहुत फेमस ट्रिक है एटीएम स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा असम, टी का मतलब यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। आगे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे है मिज़ोरम और मेघालय, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मणिपुर इसमें नहीं आएगा। सेवन्थ स्केड्यूल में फेडरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में। एथ स्केड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में 22 है, और ये 22 तक कैसे पहुंचा ये सब हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। 9th स्केड्यूल में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। 10th स्केड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया गया है। 11th स्केड्यूल में पंचायत्स के बारे में है, जो कि यहाँ पे सही मैच कराया गया था। 12th स्केड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो ये आप इससे ध्यान रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ग्रांटेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 extends beyond the scope of its predecessors, the Identification of Prisoners Act 1920। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, कुछ क्वेश्चन इन्होंने बहुत डिटेल में पूछा है। अभी तक क्वेश्चन पूछा जाता था कि इस एक्ट ने किस वाले एक्ट को रिप्लेस किया है, लेकिन अब इसके ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी पूछ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के द्वारा कौन सा पावर दिया गया है जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 में नहीं दिया गया था। तो कौन सा पावर इसके द्वारा दिया गया वो आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए,
परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डाटा, ये अलाउ कर दिया गया है 2022 के एक्ट के द्वारा। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी अगर प्रिजनर है, क्रिमिनल है, तो उसका आप जो आइरिस होता है उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी रेटिना को स्कैन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे जो बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डाटा है उसको भी कलेक्ट करने को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी को किस आर्टिकल के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 352 में। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि इमरजेंसी 3 टाइप्स का होता है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आता है जो कि ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से होता है। स्टेट इमरजेंसी जो है इसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 356 में ये कवर होता है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। तो ये आर्टिकल आप देख रहे होंगे 4 के गैप पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट ए स्टैच्यूटरी बॉडी इन इंडिया। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम NCST कहते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपने ये भी सुना होगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी जो है नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी इस तरह का स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं बनाया गया है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। जिसका भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, लेकिन जिसका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। अब ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे हो जाता है स्टैच्यूटरी बॉडीज़ और एक यहाँ पे हो जाता है एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज़। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी 2 टाइप का हो सकता है, एक स्टैच्यूटरी बॉडीज़ और एक होता है नॉन स्टैच्यूटरी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। स्टैच्यूटरी बॉडीज़ को पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज़ को गवर्नमेंट के डिसीजन के द्वारा बनाया जाता है, बिना पार्लियामेंट में एक्ट पास किए, जैसे कि नीति आयोग। यहाँ पे ये दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं क्योंकि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है। फ़र्क इतना है कि इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाएगा और इसको गवर्नमेंट के डिसीजन के द्वारा। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। यहाँ पे लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। कॉन्स्टिट्यूशनल में इलेक्शन कमीशन है, UPSC है, स्टेट PSC है। इसके अलावा यहाँ पे कैग आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में प्लानिंग कमीशन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, ये सभी इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अभी हमने पढ़ा टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एंटी डिफेक्शन का जो लॉ है ये किस स्केड्यूल में आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 10th स्केड्यूल में आएगा। 8th स्केड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं,
9th स्केड्यूल में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। 11th स्केड्यूल में पंचायत्स के बारे में दिया गया है और 12th स्केड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंश्योर्स दैट एंटिटीज कलेक्टिंग पर्सनल डाटा मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के द्वारा इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल डाटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे आपको क्लियर कंसेंट यानी कि सहमति लेनी होगी। आंसर की में ऑप्शन डी को यहाँ पे आंसर माना गया है, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क। लेकिन मैंने ये वाला जो एक्ट है उसको देखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कंसेंट फ्रेमवर्क। कंसेंट फ्रेमवर्क के अंडर में ही ये बोला गया है कि अगर आप किसी का पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उनसे सहमति लेनी होगी। तो इन्होंने आई थिंक अलग वर्ड से इसको लिखा है ताकि आप गेस ना कर पाएँ, पर जो एक्ट है उसमें यही वाला हेडिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर इफेक्ट ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन जो किया गया इसका कौन सा मेजर इफेक्ट था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इट इंक्रीज्ड द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लोकसभा के टेन्योर को बढ़ा करके 6 ईयर्स कर दिया गया था और इसी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आते हैं। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो 51A। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि लोकसभा का टेन्योर जब 6 ईयर्स किया गया था तो आज 5 ईयर्स क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए थे कि इसमें से बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न थे उसको बाद में रिवर्स कर दिया गया था। तो इस वजह से आज भी लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर्स है, 6 ईयर्स नहीं। लेकिन इसमें इतने चेंजेस किए गए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आगे बनाया गया है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई थी और यहाँ से भी आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होंगी। सबसे पहला चेंज किया गया था प्रियम्बल में, यहाँ पे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी यानी सिस वर्ड को ऐड किया गया। 7th स्केड्यूल में 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट से उठा करके कंकरेंट लिस्ट में रख दिए गए और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाए गए थे इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये वाला आगे पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी के द्वारा ऐड किया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था। इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी। ये CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन ऐड हुआ था 10 फंडामेंटल ड्यूटी। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नोन एज दी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे टफ है और इस तरीके से आई थिंक 3-4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे जहाँ पे इन्होंने भारतीय न्याय संहिता के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग दी भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीएनएस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है दी भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर छोटे मोटे अपराध किए गए हैं तो उसके लिए इन्होंने कम्युनिटी सर्विस का यहाँ पे प्रोविज़न रखा है एज अ पनिशमेंट। सेकेंड यहाँ पे है द स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स हैज़ बीन लिमिटेड टू ओनली सीरियस ऑफेंसेस अंडर द न्यू लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समरी ट्रायल्स होते थे ये केवल सीरियस ऑफेंसेस के लिए बनाए गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट है द रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू इंश्योर सोसाइटल रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स। यहाँ पे ये कहा गया है कि बीएनएस का जो रिफॉर्मेटिव अप्रोच है इसका उद्देश्य ये है कि जो भी ऑफेंडर्स होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, ये बाद में सोसाइटी में फिर से रीइंटीग्रेट हो जाएं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि जो समरी ट्रायल है वो सीरियस ऑफेंसेस के लिए नहीं है, माइनर ऑफेंसेस के लिए इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का विशेषता नहीं है। पहला यहाँ पे है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये तो है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर भी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, डुअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, इससे आपको इनके फीचर भी समझ में आ जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करें तो ये ऐसे गवर्नमेंट होते हैं जो डुअल गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि एक सेंट्रल लेवल पे होगा और एक स्टेट लेवल पे होगा। यूनिटरी गवर्नमेंट, इसका आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होती है। अगर ये चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा पावर नहीं दी जाती। फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे क्लियरली डिवीज़न ऑफ पावर को मेंशन किया जाता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है जैसे कि फ्रांस, या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन। फेडरल गवर्नमेंट में डिवीज़न ऑफ पावर होगा, यहाँ पे आपको डिवीज़न ऑफ पावर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मान भी सकते हैं या फिर नहीं भी। फेडरल गवर्नमेंट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि उसको चेंज करना बहुत कठिन होता है, और यहाँ पे रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा और यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पे आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा और यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें यानी अपनी कंट्री की, तो हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं हैं, क्वासी फेडरल हैं, यानी कि हाफ फेडरलिज्म यहाँ पर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमने स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन लॉटरीज कंडक्टेड बाय बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड यहाँ पे है मैटर्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। थर्ड स्टेटमेंट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी आर ऑल अंडर द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द यूनियन। फोर्थ स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग कॉरपोरेशंस
whose activities are not limited to one state excluding universities। तो ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है जो लॉटरी कंडक्ट की जाती है वहाँ पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको किया गया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करना और रेगुलेट करना ये केवल यूनियन लिस्ट में आएगा। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी यूनियन लिस्ट में आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट उन सभी कॉरपोरेशंस के लिए लॉ बना सकती है जिनकी एक्टिविटी केवल एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि वो बहुत स्टेट में काम करते हैं एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो इंक्लूड किया जाता है वो स्टेट लिस्ट में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे भी लिस्ट वाले पे ही आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर हैं, इनको पढ़ करके आपको करेक्ट वाला बताना है। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इनटू 3 लिस्ट, नेमली सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है इनके लिए 3 लिस्ट हैं, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। पहला तो यहाँ पे सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है द सब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स इज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये अभी हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ा है कि 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको स्टेट लिस्ट से हटा करके कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट होता है यहाँ पे केवल पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला यहाँ पर गलत है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। असर्शन यहाँ पे लिखा है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स ई-फाइलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपेडाइट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें ई-फाइलिंग है, यानी कि वर्चुअल ट्रायल यहाँ पे किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ऑडियो वीडियो के ज़रिए ट्रायल यहाँ पे किया जा सकता है जिससे कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फास्ट हो सके। रीज़न यहाँ पे दिया गया है द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस केस पेंडेंसी एंड इन्हांस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी को इसमें इंटीग्रेट किया गया है ये इस वजह से किया गया है ताकि जो केस पेंडिंग में रह जाते हैं वो कम हो और सबको जल्दी से जस्टिस का एक्सेस दिया जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं। आर जो है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC एस्टैब्लिश्ड इन 1956। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे UGC को 1956 में इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनका एम क्या है, तो इसका ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है। ट्रेड एग्रीमेंट को ये रेगुलेट नहीं करते, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, टू ओवरसी एंड फंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया।
इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको देखना और फंड करना। क्वेश्चन नंबर 18, विच लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचायत राज सिस्टम का कौन सा लेवल होता है विलेज लेवल पर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विलेज लेवल पे है तो ग्राम पंचायत होगा। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। सबसे पहला कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये 3 टियर का होता है, यानी कि 3 लेवल पे होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत है इसको हम जिला पंचायत भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी इसको हम कह सकते हैं। सेकेंड टियर यहाँ पे आता है ब्लॉक लेवल, इसको हम जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। थर्ड लेवल होता है विलेज लेवल, इसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। इस शेड्यूल में हमने इसको डिस्कस किया है। 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। वहीं पर 11th और 12th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में ऐड किया गया, और वहीं पर 12th शेड्यूल को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में ऐड किया गया। 11th शेड्यूल रिलेटेड है पंचायत से, जिसमें 29 सब्जेक्ट आते हैं। पार्ट यहाँ पे है 9 और आर्टिकल है 243 से लेके 243O तक। 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। पार्ट 9A है, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि 11th एंड 12th शेड्यूल जब ऐड किया गया तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था 1991 में LPG रिफॉर्म हुए थे, तो ये उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। ये दोनों अमेंडमेंट 1992 में हुए थे, लेकिन इनको लागू किया गया था 1993 में। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। पंचायत्स में जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं ये कौन कौन से हैं, एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। एग्रीकल्चर है, लैंड इम्प्रूवमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ है, रूरल हाउसिंग है, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एजुकेशन है, पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। अगर आपसे इसके आर्टिकल के बारे में पूछा जाए, 243 से स्टार्ट है, 243O पर एंड होता है इसका। आर्टिकल 243 में डेफिनीशन दिया गया है, 243A में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा ये 243B में है। इनका कंपोजिशन यानी कि संगठन कैसे होगा वो 243C में है। रिजर्वेशन के बारे में नेक्स्ट में दिया गया है, टेन्योर है, डिसक्वालिफिकेशन है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल्स की जो कि रिलेटेड हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ से। इसका आप ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन दूर दूर हुए तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर मार्क कर पाएंगे। आर्टिकल 243P से लेकर के आर्टिकल 243ZG तक का इसका आर्टिकल है। कभी भी अगर आर्टिकल स्टार्ट होगा तो वहाँ पे उसका डेफिनीशन होगा, उसके बाद में म्यूनिसिपैलिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, इसमें सीट कैसे रिजर्व होगी वो यहाँ पे दिया गया है,
ड्यूरेशन जो है वो 243 यू में दिया गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? द वन एंड ओनली यहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 42 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन द NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस? तो यहाँ पे कह रहे हैं जो NRC है, जिसका मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है इसका क्या रोल होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो इनका कुछ पॉजिटिव वर्क होगा। टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द NRC, यानी जो लोग भी NRC से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ की सिटीजनशिप को क्लेम कर रहे हैं, तो उसको वेरीफाई करने का काम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज़ एरियाज गवर्नड अंडर द 6th स्केड्यूल? तो हमने स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पे 6th स्केड्यूल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहाँ पर आएगा। तो मैंने आपसे कहा था ATM स्क्वायर से आप याद रखिए, यहाँ पे आता है असम, सेकंड यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मिज़ोरम है और इसके अलावा यहाँ पे मेघालय है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? त्रिपुरा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो किसी भी ऑफेंस के लिए आपको उकसाया जाता है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, उसके लिए क्या सज़ा होती है? अबेटमेंट का मतलब होता है किसी के द्वारा आपको भड़काया जाना, बहकाया जाना या फिर आपको उकसाया जाना। अगर आपको कोई क्राइम करने के लिए उकसाता है तो उसको भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाती है। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी वही पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सेम पनिशमेंट एज दी ऑफेंसेस। यानी अगर आपके उकसाने पर किसी ने क्राइम किया है तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आपको भी उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितना कि ऑफेंस करने वालों को दी जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो भी चिल्ड्रन 18 ईयर्स से कम एज के हैं उनको किसी भी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए पॉक्सो एक्ट को 2012 में बनाया गया। इसको 2019 में थोड़ा बहुत अमेंड भी किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और एज आप यहाँ पे याद रखिएगा, अंडर 18 ईयर्स यानी 18 साल से कम के एज के जो भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये एक्ट वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट्स? तो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है। आपसे पूछा गया है कि किसके पास में पावर है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, यूनियन और स्टेट दोनों के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द राज्यसभा पासेस ए रेजोल्यूशन बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। तो इस पे जो क्रिएशन होगा वो पार्लियामेंट करेगा,
लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को 2/3 से पास कर दे। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये आता है आर्टिकल 312 में। अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जाएंगी तो वो पार्लियामेंट क्रिएट करेगा, लेकिन तब जब राज्यसभा इसको पास कर दे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर लीडरशिप रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था मेजर और माइनर कमेटीज़ के बारे में, और उनके कौन हेड थे उनके भी बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें जो लीडरशिप रोल है और जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पे एक करेक्ट मैच कराया गया है, बाकी 3 गलत हैं। आपको सही वाला बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फंक्शन करेगा उस कमेटी के ये चेयरमैन थे। इसी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद में इनको इंडिया का पहला लोकसभा स्पीकर भी बनाया गया। बाकी यहाँ पे B.R. अम्बेडकर का लिखा हुआ है हेड ऑफ द फंक्शन ऑफ द असेंबली, तो ये गलत है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। फंडामेंटल राइट्स पे जो कमेटी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में थी। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी लिखा हुआ है इसके हेड थे KM मुंशी जी। तो ये तीनों यहाँ पे गलत मैचिंग है। ऑप्शन ए वाला सही मैच कराया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेजर कमेटीज़ थे संविधान सभा में। पहला यहाँ पे हो जाएगा यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसके अलावा है स्टेट्स कमेटी। इन तीनों के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज़ के हेड थे सरदार पटेल जी। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड कौन थे, तो वो हो जाएंगे JB कृपलानी। इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तब जाके आपको चीज़ें याद होंगी। माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड थे HC मुखर्जी। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड B.R. अम्बेडकर जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद यहाँ पे कुछ माइनर कमेटीज़ भी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये डॉक्टर KM मुंशी के पास था। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे GV मावलंकर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्रेडेंशियल कमेटी के हेड थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। इसके अलावा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के हेड थे SK धर। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन दी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तो इतने कमेटीज़ को आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट का कोई भी हाउस है, वहाँ पे किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए कितना कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब ये होता है कि कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट हो जिससे कि उस हाउस की कार्यवाही आगे बढ़ सके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। कोरम जो है ये 1/10 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि जितने मेंबर लोकसभा में होते हैं उसका 1/10 अगर प्रेजेंट होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। सेम इसी तरीके से राज्यसभा में भी है, अगर 1/10 से कम मेंबर हैं तो कार्यवाही वहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता पे पूछा गया है। इफ़ ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब
बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफॉर्मिटी विद द लॉ अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता 2023 हैज़ ही कमिटेड एन ऑफेंस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर किसी सोल्जर ने किसी मॉब पर, किसी भीड़ पे अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे फायर किया है, वो भी कंफॉर्मिटी विद द लॉ यानी कि कानून के अनुकूल इन्होंने फायर किया है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने कोई ऑफेंस किया है, क्राइम किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नो, बिकॉज ही बिलीव्ड इन गुड फेथ दैट ही वॉज बाउंड बाय लॉ। तो यहाँ पे कहने कि अगर उन्होंने कानून के अनुरूप फायर किया है तो ये किसी भी तरीके का ऑफेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछा गया है, जिसको हमने पहले ही पढ़ा। हु हेडेड द क्रेडेंशियल कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे कह रहे कि क्रेडेंशियल कमेटी को किसने हेड किया। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रेडेंशियल कमेटी का काम क्या था। तो इनका काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं बहुत सारी जगहों से, उनका बैकग्राउंड चेक करना, यानी कि वो अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं। तो एक तरीके से उनके क्रेडेंशियल्स को यहाँ पर चेक करने का काम क्रेडेंशियल कमेटी का था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं क्रेडेंशियल कमेटी के हेड थे। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत सिंपल है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 552 मेंबर्स। राज्यसभा का पूछा जाएगा तो 250 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गवर्नर को अपॉइंट करने से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 155 में इसको बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि गवर्नर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 इयर्स एज होनी चाहिए, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना तो पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर हो, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के ये मेंबर हो, डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। गवर्नर जो हैं इनकी डुअल कैपेसिटी होती है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं किसी भी स्टेट के, इसके अलावा ये यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें हम तो इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 155 में ऐसा बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के स्टेट में गवर्नर होंगे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो गवर्नर होंगे ये लिखा हुआ है आर्टिकल 153 में। इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 155 में। यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या एक पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, उसके द्वारा ये बोला गया कि एक पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। इनका टेन्योर क्या होता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने कार्यकाल में रहेंगे, मैक्सिमम 5 इयर्स का होगा। इनका टेन्योर 5 साल से पहले कैसे एंड हो सकता है, तो पहला तो यहाँ पे है कि इनको अगर प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाए तो प्रेसिडेंट इनको अपने मर्जी से डिसमिस नहीं करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इनके एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा
गवर्नर को 5 साल से पहले भी डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर को डिसमिस करने का वैलिड रीज़न होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी रीज़न को दे करके इनको डिसमिस किया जाए, प्रॉपर रीज़न होगा तभी इनको डिसमिस किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे है ऑन ग्राउंड ऑफ एक्ट्स अपहेल्ड बाय कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैलाफाइड, यानी कि अगर इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम किया है तब इनको हटाया जा सकता है, या फिर इन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया है तब भी इनको हटाया जा सकता है। इनके अगर हम पावर की बात करें तो पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर के बारे में दिया गया है, यानी कि इनकी क्षमादान की शक्तियाँ। आर्टिकल 164 में बताया गया है कि गवर्नर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर आर्टिकल 176 में आता है। किसी भी बिल को ये रिजर्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये आर्टिकल 200 में दिया गया है। आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंसेस की पावर को इसमें दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ स्टेट पीएससी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के। जैसे हमने पढ़ा कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वैसे ही ये स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके एक्स ऑफिशियो चांसलर होंगे। तो ये एग्ज़ाम में जल्दी नहीं पूछा जाता, मे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रीब्यूट्स विद देयर रिस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। बेसिकली कॉलम ए में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर दिए गए हैं, कॉलम बी में आपको उनके वैल्यू से मैच कराना है। जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या वैल्यू है, इक्वल वोटिंग राइट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, रिलीजियस फ्रीडम है, तो इनसे क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप मैच कराएंगे थर्ड वाले से, रिकॉग्निशन ऑफ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ देने का मतलब ये हुआ कि जो भी नागरिक हैं वो अपने जिम्मेदारी को पहचाने, क्योंकि हम राइट्स की मांग करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारी कंट्री के प्रति, तो वो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इक्वल वोटिंग राइट्स। सभी को इक्वल वोटिंग राइट है, इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लोअर लेवल पे भी डेमोक्रेसी बनी हुई है, ये हमें इससे पता चलता है। रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स कंसाइंस, यानी कि किसी की जो अंतरात्मा है उसके प्रति रिस्पेक्ट ये दिखाता है। यानी कि अगर आप अपने अंतर मन से जो भी रिलीजन चाहें वो अपना सकते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ ए टाइड वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर लोकसभा इलेक्शन में वोट टाई हो जाता है तो स्पीकर की क्या भूमिका होती है, इनका क्या रोल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इनके पास कास्टिंग वोट होता है, यानी कि अगर वोट यहाँ पे टाई हो रहे हैं तो ये वोट दे सकते हैं। इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, वोट्स टू ब्रेक द टाई, यानी कि टाई को ब्रेक करने के लिए ये वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी बोरोड फीचर हैं उसको रिवाइज करेंगे।
क्वेश्चन यहाँ पे है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इन इंडिया आर लिंक्ड टू दी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने ये पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से फीचर को बोरो किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है दोनों हाउसेस का, आर्टिकल 108 में आता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको बुलाया जाता है, ये हमने लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ से मैंने आपको ये लिस्ट प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम लिया गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न लिए गए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेरोगेटिव रिट्स, बाईकैमरलिज्म और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत बार पूछा गया है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो ये आप इससे ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है इसको भी यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सबके राइट्स के बारे में बात करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ से लिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ से लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस लिया गया है, यानी कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म तो है लेकिन फिर भी सेंटर स्ट्रॉन्ग है, तो ये लिया गया है कनाडा से। इसके अलावा रेजिड्यूअरी पावर, यानी कि जो सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में कवर नहीं होते वो आता है रेजिड्यूअरी लिस्ट में, ये भी यहीं से लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ये भी यहीं से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग जो है दोनों हाउसेस का, ये यहाँ से लिया गया है और क्वेश्चन में यही पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड कर दिया जाता है, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी जो कि प्रियम्बल में है, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से है। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को भी यहाँ से लिया गया है। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अमेंडमेंट आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में, आर्टिकल 368 में। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये लिस्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑपरेट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का जो एक्सटेंट है ये किस आर्टिकल में है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 73 में। अगला क्वेश्चन जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज पर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द एक्ट।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो चैप्टर 1 है वो किस एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एफिडेविट सबमिटेड बिफोर कोर्ट ऑफिसर। यानी अगर एफिडेविट सबमिट किया जा चुका है कोर्ट ऑफिसर को तो इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है लैंड एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर स्टेट लिस्ट, यानी कि लैंड और एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मैरिज लॉस एंड एडॉप्शन फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं मैरिज लॉस एंड एडॉप्शन जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसको हम करंट अफेयर्स का पार्ट भी नहीं मान सकते। 2021 के टाइम पर ये अमेंडमेंट एक्ट आया था और डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ डिड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 एक्सटेंड द लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021 का, तो ये लीगल अबॉर्शन को किस तरीके से एक्सटेंड करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेस गेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन टू 24 वीक्स फॉर स्पेशल केसेस। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि 2021 जो है इसने 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अमेंड किया। पहले यहाँ पे 20 वीक्स का टाइम दिया जाता था अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये बोला गया कि 24 वीक्स का भी अगर प्रेगनेंसी पीरियड है तब भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। तो ये स्पेशल केसेस में ही होगा, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए किस में इसने अमेंडमेंट किया तो 1971 वाले एक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे है द न्यू क्रिमिनल लॉज एम टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा लॉज विथ ए फोकस ऑन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज लाए गए इसका एम था कि ये ब्रिटिश टाइम के लॉ को रिप्लेस करे, किस फोकस के साथ में, यानी कि नया क्रिमिनल लॉ लाने का क्या फोकस था, क्या उद्देश्य था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस, डिलीवरी एंड सिटीजन राइट को ध्यान में रखते हुए नए क्रिमिनल लॉ को बनाया गया है। वैसे भी यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है अंडर चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज प्राइमरी एविडेंस। यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के चैप्टर 5 में कौन सा प्राइमरी एविडेंस के तौर पर क्वालिफाई करता है, यानी कि किसको हम प्राइमरी एविडेंस मान सकते हैं। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, ए काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाई वन ऑफ द पार्टीज। यानी किसी भी पार्टी के द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है तो उसको हम प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। किसी ने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट लगाया है तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। हैंड रिटन समरी किसी ने प्रिपेयर किया है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का टाइप्ड कॉपी है अगर, तो भी उसको प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। ये इसके चैप्टर 5 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, विच बॉडी हैज़ द पावर टू अमेंड द यूनियन एंड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट वाले से इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसके पास में पावर है यूनियन और स्टेट के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अमेंड करने का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट के पास ही पावर है। क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है और सही वाला बताना है। पहला स्टेटमेंट है
ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट। कह रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन होती हैं यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी। सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। जब ये कॉमन है दोनों के लिए तो इसको केवल स्टेट गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर किसको माना जाता है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को लेके डिस्प्यूट आ गया, अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए किसी भी चीज़ का मतलब नहीं समझ आ रहा है या फिर उसको लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको इंटरप्रेट करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो इसको एक्सपोर्ट करने में डिफ़िकल्टी आएगी, तो बाकी यहाँ से जो भी पॉइंट है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।